जरा सोचिए, एक बिल्कुल शांत सा दिखने वाला पड़ोसी, एक सरकारी मुलाजिम, और उसके घर की दीवारों के पीछे 1-2 साल नहीं, पूरे 1 दशक तक खौफनाक अपराधों का एक पूरा साम्राज्य चल रहा था। आज हम बुंदेलखंड के उसी केस की गहराई में जाएंगे, जिसने सच कहूं तो पूरे देश को हिला के रख दिया, और जिसका अंत हुआ एक लैंडमार्क फैसले के साथ। विरलों में विरलतम। देखिए, ये कोई आम शब्द नहीं है। हमारे कानून में ये शब्द सिर्फ और सिर्फ उन अपराधों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो इतने ज्यादा बेरहम और अमानवीय हों कि वो समाज की रूह कंपा दें। और बांदा की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले को ठीक इसी कैटेगरी में रखा। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हम किस तरह की भयावहता की बात कर रहे हैं। और इस केस का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा फैसला जो भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। एक पति और पत्नी दोनों को बच्चों के खिलाफ किए गए उनके घिनौने अपराधों के लिए मौत की सजा। चलिए अब इस दिल दहला देने वाली कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो चलिए इस केस को समझना शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस फाइनल फैसले से जिसने सारी सुर्खियां बटोरी, और फिर हम थोड़ा पीछे जाएंगे और उन घटनाओं को समझेंगे जिनकी वजह से ये सब हुआ। तो आरोपी थे राम भवन सिंह और उसकी पत्नी दुर्गावती। सजा फांसी की सजा, जिसकी एक सांकेतिक तारीख रखी गई है 20 फरवरी 2026। इस केस में ऑफिशियली 33 लड़कों को पीड़ित माना गया और हर पीड़ित को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश हुआ। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस अपराध के विशाल और सच कहूं तो विनाशकारी पैमाने को दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर ये लोग थे कौन? मतलब एक नॉर्मल सा दिखने वाला कपल इतने घिनौने अपराध कैसे कर सकता था? चलिए उनके इस शरीफ से दिखने वाले चेहरे के पीछे जो शैतानी हकीकत छिपी थी उसे देखते हैं। देखिए, दुनिया के सामने उनकी इमेज बिल्कुल साफ सुथरी थी। राम भवन सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर था। लोग उसे एक शांत और टाइम का पाबंद पड़ोसी जानते थे। चित्रकूट जैसे पवित्र तीर्थ स्थान में रहने वाला एक बेऔलाद जोड़ा। लेकिन इस मामूली से पर्दे के पीछे का सच वो बहुत भयानक था। सच ये था कि राम भवन बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री, जिसे सीसैम कहते हैं, उसके एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट का सरगना था, और उसकी पत्नी दुर्गावती वो इस घिनौने खेल में उसकी बराबर की पार्टनर थी। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक पूरा ऑपरेशन था जो 1 दशक से भी ज्यादा समय तक, 2010 से 2020 तक, बड़े ही क्रूर तरीके से चलाया गया, और वो भी सबके नाक के नीचे। उनका तरीका, जिसे मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, वो बहुत ही शातिर था। स्टेप 1, टारगेट चुनना। वे बुंदेलखंड के गरीब परिवारों के 3 से 16 साल के बच्चों को निशाना बनाते थे। स्टेप 2, फुसलाना। उन्हें खिलौनों, वीडियो गेम, पैसों का लालच देकर अपने घर बुलाते थे। स्टेप 3, शोषण और रिकॉर्डिंग। घर के अंदर स्पाई कैमरों से उन बच्चों का यौन शोषण रिकॉर्ड किया जाता था। और फिर आता था चौथा और सबसे घिनौना स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन। इस भयानक सामग्री को वो डार्क वेब और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचते थे। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सीसैम आखिर होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल, मतलब बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी कोई भी तस्वीर या वीडियो। सीसैम बनाना और उसे बेचना ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही संगीन जुर्म है। तो अब सवाल ये है कि चित्रकूट के एक छोटे से घर में हो रहा ये अपराध इंटरनेट की अंधेरी दुनिया से गुजरकर एक ग्लोबल क्रिमिनल मार्केट तक कैसे पहुंच गया? 33 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये उन 33 लड़कों की संख्या है जिनकी मासूमियत को इस हैवान जोड़े ने रौंद डाला, और जिन्हें इस केस में आधिकारिक तौर पर पीड़ित के रूप में पहचाना गया। और अब ये नंबर देखिए, 47। ये उन देशों की संख्या है जहां उन 33 बच्चों के शोषण से जुड़ी सामग्री को बेचा गया। सोचिए, भारत के एक छोटे से शहर से निकलकर ये अपराध दुनिया भर में फैल गया था। ये इसकी दिल दहला देने वाली ग्लोबल रीच है। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? डार्क वेब की वजह से। इंटरनेट के इस अंधेरे कोने ने उन्हें गुमनाम रहने की पूरी आज़ादी दी। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने ग्रामीण भारत में हो रहे इस शोषण को दुनिया भर के खरीदारों के लिए एक सोर्स बना दिया। इसी गुमनामी की आड़ में वो सालों साल अपने अपराधों से ग्लोबल नेटवर्क चलाकर पैसा कमाते रहे। तो फिर 1 दशक से चल रहा ये ऑपरेशन आखिर खत्म कैसे हुआ? कैसे इसका भंडाफोड़ हुआ? आइए अब जरा इन्वेस्टिगेशन की कहानी पर नजर डालते हैं।
देखिए, इंसाफ का रास्ता काफी लंबा था। शुरुआत हुई अक्टूबर 2020 में, जब इंटरपोल ने भारत की सीबीआई को अलर्ट किया कि डार्क वेब पर भारतीय बच्चों से जुड़ी सामग्री मौजूद है। बस फिर नवंबर में राम भवन और दिसंबर में उसकी पत्नी दुर्गावती को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 2021 तक सीबीआई ने 700 पन्नों की एक तगड़ी चार्जशीट फाइल की और फिर करीब 5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। ये केस दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल कॉपरेशन ऐसे छिपे हुए अपराधों को बेनकाब करने के लिए कितना जरूरी है। और आखिर में इस पूरी त्रासदी से हम सबको क्या बड़ी सीख मिलती है, उस पर बात करते हैं। तो इस पूरे मामले से हम क्या सीखते हैं? पहली और सबसे ज़रूरी बात कि अपराधी हमारे बीच में ही एक शरीफ इंसान का नकाब पहनकर छिपे हो सकते हैं। दूसरी, बच्चों को फंसाने के लिए अक्सर वीडियो गेम जैसी मासूम लगने वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये केस हमें ये भी याद दिलाता है कि लड़कों का यौन शोषण एक बहुत ही गंभीर और अक्सर अनकही सच्चाई है। इसलिए हम सबकी सतर्कता और किसी भी शक की तुरंत रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में ये बिल्कुल साफ है कि डार्क वेब जैसे ग्लोबल नेटवर्क से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही एकमात्र रास्ता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। इन छिपे हुए नेटवर्कों की दुनिया में हम सबसे कमजोर लोगों की, अपने बच्चों की रक्षा आखिर कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।